कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीतम कुमार है और इस बार मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल की है। मैं सिक्कर राजस्थान से बिलोंग करता हूं और मेरे परिवार में मेरी माताजी जो हैं एक हाउसवाइफ हैं और मेरे पिताजी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक एलडीसी की तरह काम करते हैं। मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो आईआईटी रोपड़ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2018 में पास आउट हुआ हूँ और उसके बाद मैंने 4 साल सिविल सर्विसेज परीक्षा को दिए हैं 2018 के बाद पास होने पे। ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था और तीसरा इंटरव्यू था। मेरा ऑप्शनल है जो वो मैथमेटिक्स है। प्रीलिम्स अगर स्टेज की बात की जाए तो प्रीलिम्स में जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में जो किया, जो एक सुझाव मैं आपको देना चाहूँगा कि मैं डेली लगभग जब से मैंने कोचिंग या मतलब प्रिपरेशन शुरू की थी फर्स्ट डे से ही लगभग मैं 10 MCQs डेली के डेली लगा लेता था करंट अफेयर्स और उस जो वेबसाइट होती हैं इनसाइट्स वगैरह या जहाँ भी आपको ये मिल पाते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं प्रीलिम्स तक तो आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस भी होगा क्वेश्चंस लगाने का और काफ़ी नॉलेज भी आपका इससे बढ़ेगा। तो एक ये चीज़ है जो मैं करता था। उसके अलावा मैंने प्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने की कोशिश की थी अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो मैं आपको भी सुझाव दूंगा कि प्रीलिम्स के लिए खासकर आप जितने टेस्ट दे पाएँ उससे आप जो एलिमिनेशन स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो आप अगर मास्टर कर सकें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो सॉल्यूशंस होते हैं स्पेशली किसी भी टेस्ट को लगाने के बाद तो वो आप एक उसको थोरोली आप उसके थ्रू जाइएगा। ऐसे नहीं कि टेस्ट दिया और तुरंत उसके बाद 1 घंटे में या जो भी आपकी मिस्टेक थी वो पढ़ के आपने सॉल्यूशन छोड़ दिए। कम से कम 4-5 घंटे दे के उसको अच्छे से आप सॉल्यूशन पढ़िए तो आप लॉन्ग टर्म तक उसको रिटेन भी कर पाएंगे और वो आपको डेफिनेटली जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। प्रीलिम्स में अगर जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप जब बैठे होते हैं तो उसका जो अगर मैं बताऊं मैं क्या करता था तो मैं बेसिकली 2 राउंड्स करता था। तो फर्स्ट राउंड में जो इजी या फिर जो भी थोड़ा स्ट्रगल करके आप आंसर कर सकते हैं तो मैं ऐसे करके लगभग 80 क्वेश्चंस के अराउंड अटैम्प्ट कर लेता था अपने फर्स्ट राउंड में। तो उसके बाद मैं जो मार्क करना होता था एमआर शीट में वो कर लेता। उसके बाद जो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस बचते थे जिनमें ज़्यादा सोचना पड़ता है तो मैं फिर उनको 1 by 1 अटैम्प्ट करता था। तो आप भी ऐसे 2 राउंड या फिर आपको अगर ज़्यादा सूटेबल लगता है तो 3 राउंड ऐसे करके आप प्रीलिम्स में अटैम्प्ट कर सकते हैं। टाइम का ध्यान रखिएगा, वैसे सफिशिएंट टाइम होता है तो आप उस पर नज़र रखते हुए इस तरीके से आप प्री का जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में है उसमें कर सकते हैं। अगर जीएस की प्रिपरेशन की बात करें तो उसमें जो मैंने तो 1 साल वाजीराम से कोचिंग ली थी तो जो नोट्स मैंने वाजीराम में बनाए और उन्हीं में मैंने ओवर टाइम वैल्यू एडिशन किया तो वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा है। लेकिन अगर आप कोचिंग एक्सेस नहीं कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं कोचिंग तो उसके बिना भी आप इसको एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं जैसे बहुत लोगों ने किया भी है। तो आजकल YouTube पे काफ़ी चैनल्स खुले हुए हैं तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है तो आप उनको देखें, अपने नोट्स बना लें। तो नोट्स बनाने से आपको हेल्प होगी कि आप उनको ईज़िली रिवाइज़ कर सकते हैं। मेंस के टाइम खास कर काम आता है जब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता और आपको क्विक रिवीजन करना होता है तो उसमें ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। बुक लिस्ट की अगर बात करें तो मेनली जो हिस्ट्री की बात करें तो मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं एंशिएंट और मिडीवल के लिए और स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ी है मॉडर्न के लिए। आर्ट एंड कल्चर की जो बुक होती है एनसीईआरटी की वो पढ़ी है और सेलेक्टिवली मैंने कभी कभी नितिन सिंघानिया को भी रेफ़र किया था। ज्योग्राफी में जो होता है वो मेनली एनसीईआरटीज़ होती हैं आपकी 11th और 12th की तो वो आप थोरोली कीजिए। वो थोड़ी हार्ड होती हैं, उनमें जो कंटेंट होता है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट लिखा होता है तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ स्ट्रगल करते हैं तो आप
यूट्यूब पे जा सकते हैं, उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पे PMFIS जो है उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो जो भी है, आपको जो ज्योग्राफी में कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह, जो विंड सिस्टम है, करंट, ओशियन करंट्स हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से सीखने होंगे ज्योग्राफी में। खासकर जो NCERT से आप इतना नहीं सीख पाएंगे, तो इनके लिए आप जहाँ से भी हेल्प मिले आप इनको देख के अच्छे से इनके नोट्स बनाएं। इकोनॉमिक्स में मैंने जो 11th और 12th की NCERTs होती हैं वही रेफ़र की थी। उसके अलावा मैंने संजीव वर्मा भी पढ़ी है, तो आप भी उस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट बुक है और काफ़ी हेल्पफुल रहती है, स्पेशली जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए काफ़ी अच्छा उसमें कंटेंट है। पॉलिटी के लिए मैंने NCERTs रेफ़र नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है। लेकिन जो वाजीराम के नोट्स थे क्लास में, तो वो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हेल्पफुल रही है उसमें। और उसके अलावा जो डेली न्यूज़पेपर्स होते हैं, अगर आप उसको थोरोली पढ़ते हैं, आपको जो पॉलिटी की समझ है एटलीस्ट वो काफ़ी आपकी ग्रो करती है। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह जो कोर्ट से रिलेटेड जजमेंट्स आते हैं डेली, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के एक्शंस जो आते हैं डेली न्यूज़पेपर में, तो वो काफ़ी आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं पॉलिटी को खासकर। एनवायरनमेंट का देखा जाए तो मैंने शंकर IAS को ही रेफ़र किया था, तो वो काफ़ी अच्छा है, तो आप भी उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसमें कुछ चैप्टर्स रिक्वायर्ड नहीं होते, तो आप छोड़ भी सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा हो तो वो भी आप कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए। तो ये जनरली बुक लिस्ट रही है। और SNT का जो साइंस एंड टेक वाला पार्ट होता है, तो वो थोड़ा एक जगह आपको सोर्स नहीं मिलता, लेकिन इसके लिए आप जो बेसिक कीवर्ड्स होते हैं जो सिलेबस में मेंशन्ड हैं, आप उन पे कॉन्सेप्ट बना सकते हैं अपने, जो भी यूट्यूब या कहीं से भी वीडियो देख के, जो उनकी इंपॉर्टेंट बेसिक्स जो फंडामेंटल्स हैं किसी भी टॉपिक के, जैसे बायोटेक हुआ, नैनोटेक हुआ, तो आप इन पे अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करें। बाकी जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं SNT से, स्पेशली प्रीलिम्स में जो पिछली 1-2 बार से आ रहे हैं, तो वो सबके लिए टफ़ होते हैं, तो आप उसकी चिंता ना करें। जो बेसिक्स होते हैं जो सबको आते हैं उतना आप ज़रूर करें इसके लिए। मेंस की प्रिपरेशन की जो बात करें, तो वो तो ऑब्वियस है कि जो प्रीलिम्स हो, आपकी जब तैयारी कर रहे होते हैं प्रीलिम्स की, तो दोनों साथ साथ ही चलते हैं, तो आप दोनों को साथ साथ ही पढ़े। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े, तो उसको सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें कि उसके जो फैक्ट्स हैं वो याद कर लिए जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि उसको जो एनालाइज करना होता है, उसका कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो उस एंगल से भी हर टॉपिक को अगर आप शुरू से सोचते हुए चलेंगे, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होगी मेंस में। आंसर राइटिंग की अगर बात करें, तो मैंने आंसर राइटिंग जो मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में थी, वो मैंने प्रीलिम्स के बाद ही शुरू की थी। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो अगर आपके पास इनफ कंटेंट है, तो आप थोड़ा पहले शुरू कर सकते हैं आंसर राइटिंग। डेली आप 1 या 2 आंसर लिख सकते हैं रात को बैठ के। आप स्टॉप वॉच लगाइए और उसमें टाइम नोट कीजिए अपना कि कितने मिनट में आप लिख पाते हैं, और ओवर टाइम आप उसको इम्प्रूव कीजिए। शुरू में आपको 10 मार्कर में भी 10-10 मिनट लग सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है, आपका ओवर टाइम कम हो जाएगा। आप एनालाइज करिए अपने क्वेश्चंस को, कितने वर्ड्स लिख रहे हैं आप, डायग्राम्स वगैरह कितना डालना है, कितना टाइम क्या कौन ले लेता है, तो उस हिसाब से अगर आप एनालाइज करेंगे इसको, तो आप टाइम रिड्यूस कर पाएंगे। आंसर राइटिंग में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो आपका कंटेंट तो होता ही है, उसके अलावा आपकी प्रेजेंटेशन भी उसमें इम्पोर्टेंट है। तो काफ़ी बार होता है कि प्रेशर की वजह से लिखते टाइम सोच नहीं पाते, जल्दी में क्वेश्चन करने में, तो वो आप प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव कर पाएंगे। इसके लिए जो प्री के बाद कोचिंग्स में जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डेली के डेली जो मैंने इस बार किया कि जो टॉपर्स की कॉपी होती थी उस टेस्ट के रिगार्डिंग, तो वो आप अपने आंसर्स हैं जो उसके साथ मैच कर सकते हैं। स्पेशली कि आप देख सकते हैं वहाँ टॉपर ने किस डायरेक्शन में इस क्वेश्चन को लिखा, उन्होंने क्या लिखा, कितने वर्ड्स, कितना जो उनका फॉर्मेट था, वो आप पूरा देख सकते हैं। जो उनका अगर आपको कुछ अच्छा लगे, तो वो आप कंटेंट के साथ साथ आप उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो भी आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, जो आपको मेंस में अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प करेगी। जो एक थोड़ा रहता है कि आंसर को कैसे लिखें, तो मोस्टली जो एक्सपेक्टेड या एक्सेप्टेड रहा है जो अभी मार्केट में, तो 90% से भी ज़्यादा लोग पॉइंट फॉर्मेट ही प्रेफर करते हैं, और वो काफ़ी अच्छे मार्क्स भी देता है। आप उसमें कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिख सकते हैं, टाइम में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।
तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जितना से जितना हो पाए आप पॉइंट फॉर्मेट ही ट्राई करने की कोशिश कीजिए जब भी आप नई आंसर राइटिंग लिखना शुरू करें। ऑनलाइन रिसोर्सेज की अगर बात करें तो मैं मोस्टली जो है करंट अफेयर्स के लिए ही ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ करता हूँ। मैं यूट्यूब पे कुछ चैनल्स को फॉलो करता हूँ, जैसे आप स्टडी IQ, पाथफाइंडर, वर्ल्ड अफेयर्स, स्लीपी क्लासेस, ये कुछ चैनल्स हैं जो मैं फॉलो करता था, जिनमें करंट अफेयर्स, कभी कभी स्टैटिक पोर्शन के भी कुछ अच्छे आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं। तो आप उन पे डेली थोड़े बहुत करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और उसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप गूगल पे उसको उस टॉपिक का नाम और उसके आगे UPSC लगा के सर्च कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी जो कोचिंग है उनकी जो वेबसाइट्स हैं उनसे अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, तो वो आप अपने नोट्स में भी इनकलकेट कर सकते हैं। फिर उसको जो टाइम टेबल होता है किसी का, जो शेड्यूल होता है, तो मैं आपको अपना शेड्यूल बता देता हूँ थोड़ा, तो आप उसके हिसाब से जो आपको शूट करता है तो उस हिसाब से आप अपना भी टाइम टेबल बना सकते हैं। शुरू में मैं जो एक्साइटमेंट होती है शुरू में ज़्यादा, तो उस टाइम मेरा स्टडिंग आवर्स ज़्यादा थे, तो मैं लगभग 15-16 घंटे तक निकाल पाता था। जो टाइम टेबल होता है वो जनरली चेंज होता रहता है। अगर आप प्री से पहले की स्टेज की बात करें तो उसमें मोस्टली होता है कि GS पे ज़्यादा फोकस होता है, और जो आपका ऑप्शनल है उस पर अगर आप डेली 3-4 घंटे निकाल पाते हैं तो अच्छा है। तो आप उसको छोड़े ना, एटलीस्ट प्री से एटलीस्ट 1 या 2 महीने पहले तक अपने ऑप्शनल को कंटिन्यूसली करते रहें, रिवाइज करते रहें, ताकि वो आपके माइंड में फ्रेश रहे। उसके अलावा अगर प्री से मेन के बीच का टाइम टेबल देखा जाए तो इस बार जो मेरा टाइम टेबल रहा था, मेरा ऑप्शनल जो मैथ्स है वो काफ़ी टाइम डिमांडिंग है, और मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहा था, क्योंकि पिछले 2 बार से मेरे मार्क्स उसमें पर्टिकुलरली कम रहे थे। तो मैं चाह रहा था कि अगर उसमें अच्छा मैं मार्क्स में जंप ला सकता हूँ तो काफ़ी सही रैंक आ सकती है। तो मैंने उसी पे फोकस किया, और अपना 60 to 70% टाइम मैंने इस बार मैथ्स को ही दिया था। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है, इसलिए जो फर्स्ट टाइमर्स हैं शायद वो इतना ना दे पाएँ, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 50% टाइम आप अपने ऑप्शनल और जो आपका GS होता है उस टाइम आप, जो प्री से मेन का टाइम होता है उस टाइम आप इतना टाइम दोनों को दे पाएँ। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो काफ़ी एस्पिरेंट्स होते हैं, साथ वाले होते हैं, उनसे जब भी डिस्कस किया है तो जो काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं जिस चीज़ के साथ, वो होता है कि उन्होंने इतनी बार रिवीजन कर रखा होता है GS वगैरह का, उसके बाद भी जो उनके प्री में मार्क्स होते हैं वो अच्छे नहीं आ पाते, 80s में रहते हैं, उसकी वजह से वो काफ़ी कंसर्न रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे में जो नंबर ऑफ़ रिविजन्स होते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी कोई भी टॉपिक करें आप स्लो पढ़ें उसको, नंबर ऑफ़ रिविजन्स पे ध्यान ना दें कि मुझे प्री से पहले 5 या 7 बार रिवीजन करना है। वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर आप ज़्यादा जल्दी से पढ़ते हैं तो उसमें रिटेंशन पावर जो होती है आपकी वो कम हो जाती है। तो जब भी आप कोई न्यूज़पेपर या फिर बुक पढ़ते हैं तो आप 1 पैरा के बाद, 2 पैरा के बाद, 1 पेज के बाद जब भी हो तो आप एक बार रुकें, थोड़ी देर आप उसको जो भी आपने पढ़ा है उसको माइंड में एनालाइज करें, उसकी समरी बनाने की कोशिश करें कि आपने क्या उससे सीखा है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसको सिंपल बना देते हैं टॉपिक को, ये इससे आपकी जो रिटेंशन पावर होती है वो भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म रहती है। एक दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि वो भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, काफ़ी बार क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी बर्डनड हो जाते हैं करंट अफेयर्स कवर करने के लिए, और उसके लिए वो जो कोचिंग्स की मंथली मैगजीन्स होती हैं करंट अफेयर्स की, उसके अलावा जो बाकी मैगजीन्स आती हैं योजना, कुरुक्षेत्र वगैरह, तो वो इतना मतलब वो कर लेते हैं कि वो स्ट्रगल करते हैं अपने जो स्टैटिक पोर्शन है या इनको भी कवर करने में, कम से कम एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ कवर करने में। तो मैं इस पे बोलना चाहूँगा कि मैंने जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसी से मैंने मंथली और जो ये योजना वगैरह मैगजीन्स है वो मैंने नहीं लगाई थी। तो अगर आप इनके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप इनके बिना भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं प्री और मेंस दोनों में। लेकिन अगर आप थोड़ा भी कवर कर पाते हैं इनको, अगर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं इनमें, आपको अच्छा लगता है पढ़ के, तो आप इनको कर सकते हैं कंटिन्यू, इससे डेफिनेटली नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन इस पे मैं बोलना चाहूँगा अगर ये मस्ट नहीं है, अगर आप ओवरबर्डन हैं इस चीज़ में तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू स्टेज की पर्टिकुलरली बात करें तो जो उसमें आपका होता है मेन, वो होता है कि
आप जो पर्सनैलिटी बोली जाती है वो आप अपनी थ्रू आउट द लाइफ डेवलप करते हैं। तो आप उसको शुरू से ध्यान में रखिए। जब भी आप पढ़ते हैं आपकी पर्सनैलिटी होती है जो आपके नॉलेज से काफ़ी रिफ्लेक्ट होती है। तो जब भी आप पढ़ें तो आप अपना माइंड सेट है वो इस तरीके से रखें कि आप बैलेंस्ड ओपिनियन रखते हो सभी टॉपिक्स पे, एक्सट्रीम्स पे ना जाएं। तो वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। उसके अलावा मॉक इंटरव्यूज़ की बात करें तो वो हेल्पफुल होते हैं। अगर आप नहीं भी देंगे, अगर आपको लगता है कि कंफर्टेबल हैं तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत मॉक्स अगर देते हैं इंटरव्यूज़ में, कोचिंग्स में, किसी में भी, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आपको जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं, जो एनवायरनमेंट होता है उस रूम का, आपके जो प्रैक्टिस होती है कामनेस रखने की, क्वेश्चन आंसर करने की, तो डेफिनेटली इम्प्रूव होती है अगर आप थोड़े बहुत मॉक दे के कर सकते हैं। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और मेरा थर्ड ही इंटरव्यू था, तो मैं 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो उसमें अगर मैं आपको बताऊँ, जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली आपके डेफ बेस्ड ही होते हैं और बाकी भी होते हैं जो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। तो कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम या मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग कुछ नहीं पूछते। कभी कभार हो जाता है कि वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन उसमें आप कामली उनको मना कर सकते हैं। तो उसमें आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सब आना चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो वो एक है। दूसरा जो है कि मुझे लगता है कि इंटरव्यू में इस बार मुझे काफ़ी हेल्प किया। मैं काफ़ी कंसर्न था, जो मेरे पिछले 2 इंटरव्यू के स्कोर थे थोड़े इतने अच्छे नहीं थे, तो मैं इस बार कंसर्न था इंटरव्यू को लेकर थर्ड टाइम पे। लेकिन इस बार मुझे अच्छे मार्क्स मिले। तो जो मुझे लगता है कि मुझे इस बार जो मार्क्स मिले हैं वो मोस्टली हम्बलनेस पे मिले हैं। आप वहाँ अगर हम्बल हैं, काम हैं, कंपोज्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं। आंसर्स जो थे इस बार भी, जैसे काफ़ी क्वेश्चंस थे, उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चंस थे, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस पे पूछा, कैसे टैक्स नेट बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जो मेरा हॉबी थी कि वॉलीबॉल, तो उन्होंने 1-2 क्वेश्चन उससे भी पूछे बेसिक। उसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह, सेडिशन लॉ, तो काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चंस थे और काफ़ियों में मैंने काफ़ी एवरेज आंसर्स ही दिए और इतना ज़्यादा कुछ मतलब लगा नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है इंटरव्यू। लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी सही मार्क्स दिए हैं इस बार। तो मुझे लगता है कि अगर आप काम, कंपोज, कॉन्फिडेंट और हम्बल हैं वहाँ, तो आपका कंटेंट भी ओवर शेडो कर लेंगे वो और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंटरव्यू में। काफ़ी एस्पिरेंट्स के माइंड में ये भी होता है, जब वो प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो कम्प्लीटली होता है कि वो खुद को कम्प्लीटली आइसोलेट कर लेते हैं, बिल्कुल ही सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एग्जिट कर देते हैं। लेकिन मैंने इतना नहीं किया था। मैंने फेसबुक एग्जिट कर दिया था। उसके अलावा जो व्हाट्सअप और टेलीग्राम और ये इंस्टाग्राम है, मैं उन पे एक्टिव रहता था। तो ये आपको ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपका सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही हो। आप अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो ये आपको टेलीग्राम स्पेशली आपको जो स्टडी कंटेंट है वो आपको एक्सेस करने में हेल्प कर सकता है। काफ़ी चैनल्स होते हैं, टॉपर्स के होते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी चैनल्स है जहाँ आप अच्छा मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। और बाकी जो व्हाट्सअप, टेलीग्राम है, वो भी मतलब आप जब भी स्ट्रेस्ड हो, अगर आप बाकियों से लोगों से कनेक्ट हैं तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं ऐसे टाइम में थोड़ा फ्रेश फील करने में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपको ये बिल्कुल ही आइसोलेशन में जाना है, सारे सोशल मीडिया से दूर ही जाना है। मेंस का स्कोर देखा जाए तो मैंने जो मेरे 3 अटैम्प्ट थे उनमें तीनों में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव किया है। तो जो मैं इम्प्रूवमेंट कर पाया वो इस बार जो मोस्टली था वो GS2 में था। मैं अपने 20 मार्क्स बढ़ा पाया जो मेरे पिछला स्कोर था। तो मोस्टली ये जो था, मैंने जो पिछली बार एनालाइज़ किया तो जो काफ़ी टॉपर्स या जिनकी रैंक्स थी उनके सबके GS2 में काफ़ी अच्छा स्कोर था। तो मुझे लगा कि ये जो एरिया है उसमें काफ़ी अच्छा या मैं भी अपने मार्क्स बढ़ा सकता हूँ। तो उसके लिए जो मैंने फोकस किया फिर वो मेनली यही था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स होते हैं और जो कमिटीज़ होती हैं, तो GS2 में आप जितनी ये अपने आंसर में इनकलकेट कर पाते हैं, मुझे लगता है कि उतनी ही आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ती है और वो काफ़ी इस बार रिफ्लेक्ट भी हुआ है। तो GS2 में आप पर्टिकुलरली ध्यान रखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स होते हैं, जो एक्ट्स होते हैं, अगर आप उनको कोट कर पाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी मार्क्स में। और कमिटीज़ तो जो स्टैंडर्ड होती हैं, सरकारी या कमीशन, ARC वगैरह, आप इनको अपने क्वेश्चंस में, अपने आंसर्स में कोट करें। उसके अलावा जो मैंने किया कि जो मेरे कुछ एरियाज़ थे वो इतनी मुझे क्लैरिटी नहीं थी उन पे कंटेंट वाइज, तो मैंने ओवर टाइम अपने तीनों अटैम्प्ट्स में धीरे धीरे जो मेरे वीक एरियाज़ थे, जो जिन पे मैं क्वेश्चंस देख के इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था,
तो उनको मैंने जो टॉपिक्स थे उनको मैंने यूट्यूब पे उनके वीडियोस देखे, या जहाँ भी मुझे उनके वीडियोस अच्छे मिल सकते थे तो मैंने वो वीडियोस देख के उन पे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई, उनसे नोट्स बनाए, और उसके बाद मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होता था जब भी मैं ये वाले एरिया से क्वेश्चन करता था, तो उसने भी डेफिनेटली हेल्प किया है। तो जो भी मेंस के में कंटेंट होता है, जो भी आपके सिलेबस में कीवर्ड्स हैं, आप उन जो भी कीवर्ड्स आपकी उन पे अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मेंस में जो होता है कि काफ़ी लिमिटेड होता है, अगर प्रीलिम्स के उसमें कंपेयर करें आप, तो प्रीलिम्स के साथ देखा जाए तो इसमें आप लिमिटेड नॉलेज के साथ काफ़ी अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं। बस आपको एक राइटिंग स्किल अपनी जो है वो डेवलप करनी होती है और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी होती है। तो आप जितने भी कीवर्ड हैं सिलेबस में मेंस के में, आप उनको गूगल सर्च करें, और सर्च करने के बाद आप इन जो भी कीवर्ड्स हैं उन पे 1 या 2 पेज के अच्छे नोट्स बना सकते हैं। उसमें आप क्वालिटी कंटेंट है जो वो ज़रूर लिखें, जो उनसे रिलेटेड कमिटीज़ हैं, जो उनका रिलेटेड डेटा है, तो आप उनको उनके साथ ज़रूर लिखें। और उसको बार बार अगर आप रिवाइज़ करेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली काफ़ी मतलब जम जाते हैं। तो आप उनको अगर ऐसा करेंगे तो आप नेचुरली अच्छे आंसर उनमें आप लिख पाएंगे। एक चीज़ जो मेंस आंसर राइटिंग में मैं स्ट्रगल करता था जिसके साथ, तो वो थी कि मैं काफ़ी धीरे लिखता हूँ। तो मेरे लिए मतलब पेपर करना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं ज़्यादा तेज़ चलता हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छा सोच नहीं पाता, उस पर कंटेंट नहीं लिख पाता, और अगर धीरे चलता हूँ तो पेपर नहीं होता। तो उसके लिए जो मैंने कुछ किया, अगर आप भी इस चीज़ के साथ स्ट्रगल करते हैं, आप ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिख पाते हैं पर मिनट, तो उसके लिए आप एक तो था कि मैंने अपना जो पेन है वो भी चेंज किया था सेकंड अटैम्प्ट में। फर्स्ट में जो था उसके, तो मैं अभी V7 यूज़ करता हूँ। तो आप भी पेन ट्राई कर सकते हैं दूसरे जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, V5, V7 या अदर जेल पेन्स। अगर वो स्मूथली लिखते हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। उससे डेफिनेटली फ़र्क आता है, आपकी रिस्ट या जो नकल्स हैं वो पेन नहीं करते और आप कंफर्टेबली लिख पाते हैं। पेन वगैरह चेंज करने के बाद भी मैं इतना ज़्यादा तेज़ तो नहीं लिख पाता था। तो उसके लिए भी जो था वह मैंने जो किया फिर कि जो अपने वर्ड्स होते हैं पर क्वेश्चन, जैसे 10 मार्कर में आपको 150 वर्ड की वर्ड लिमिट है, तो मैं जो था मोस्टली 120 वर्ड्स के अराउंड ही लिख पाता था। तो आप भी अपना जो ऐसा पॉइंट है वो चेक कर सकते हैं कि आप कितने वर्ड्स लिख सकते हैं ऐसे में आप विद इन द टाइम लिमिट। तो आप उसी में फिर अपने जो आंसर हैं उसको मोल्ड करने की कोशिश करें, जितना आपका कंटेंट है उसी में आप डालने की कोशिश करें। तो ये उनके लिए खासकर हेल्पफुल है जो आंसर राइटिंग के साथ स्पीड के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. एडवाइस जो मैं एस्पिरेंट्स को देना चाहूँगा वो यही है कि डू नॉट रश थ्रू द सिलेबस। नंबर ऑफ रिविजन्स के चक्कर में भागे ना। आपकी समझ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है, उस जो भी टॉपिक है आप पढ़ते हैं, तो अगर आप वो डेवलप करते हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा और आप काफ़ी उससे इजीली प्री में भी एलिमिनेशन कर सकते हैं, मेंस में भी आप नेचुरली आंसर लिख पाएंगे उससे, और इंटरव्यू में तो डेफिनेटली आपका जो क्लैरिटी होती है वो आपको हेल्प करेगी। तो यही है कि भागो मत, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा ना हो कि आप जस्ट नंबर ऑफ रिविजन्स के चक्कर में आगे भाग रहे हैं। आप धीरे पढ़िए, समझ के पढ़िए, वो मेरे को लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप किसी में भी अगर आपको टॉपिक में स्ट्रगल हो रही है तो उसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितने भी लगें, आप उस पर क्लैरिटी बढ़ाइए अपने आप में। बुक्स को रेफ़र कीजिए, आप वीडियोस को रेफ़र कीजिए, लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए सारे टॉपिक्स पे जो भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग DKT।